हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है जो कि था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो इसमें क्या आएगा, बायर्स जो हैं जब वो ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं या फिर कार्टल्स फॉर्म कर लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर बना देते हैं किसके ऊपर, सेलर के ऊपर। ठीक है, मतलब वो बायर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बना लेते हैं जिससे कि सेलर के ऊपर जो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, तो जो बायर है वो प्रेशर बना देता है प्रोड्यूसर के ऊपर। तो जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है उसके कारण क्या होता है, जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, वो इससे प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब वो प्रेशर बना सकते हैं, इकट्ठे होकर कह सकते हैं कि हमने इतना ही प्राइस देना है और आप प्राइस को कम करो, या फिर कह सकते हैं हमें इतने प्राइस में बेटर सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो वो अगर बायर जो है बार्गेनिंग पावर इन्फ्लुएंस करें तो उससे प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, साथ में कॉस्ट के ऊपर, या फिर जो प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है बिजनेस के ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। उसको भी अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ सकती है या उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ भी हो सकती है इसके कारण। और साथ में बायर जो है वो बेटर सर्विसेज के लिए भी बार्गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि वही लिखा हुआ है कि लोअर प्राइसेस फॉर बेट या फिर बेटर सर्विसेज के लिए, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो इसमें ये जो लेवरेज है बायर्स वो पर्टिकुलरली कब हमें दिखने को मिलता है, जब बायर्स को फुल नॉलेज है। ठीक है, बायर्स को पूरा पता है कि सोर्स क्या है प्रोडक्ट्स का और इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं और कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर आप हमें नहीं दोगे तो बायर कहेगा मैं वो वाला प्रोडक्ट ले लूँगा। ठीक है, उसको सोर्सेज का भी पता है प्रोडक्ट्स के और साथ में उसको सब्स्टिट्यूट का भी पता है, मतलब बायर को पूरी नॉलेज है। और साथ में वो ग्रुप बना के आ जाता है और बायर ग्रुप बना के आते हैं और उसको पूरी नॉलेज है, वो हमसे कम प्राइस पे चीज़ लेना चाहते हैं। और सेकंड पॉइंट है, ये कब हमें देखने को मिलेगा, जब बायर जो है वो बड़ा बायर है, मतलब बायर्स आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। मत ठीक है, बायर जो है वो ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं, मतलब वो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं हमने बल्क में सामान लेना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज़ नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर्स नीड, मतलब जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है वो बायर की नीड को इतना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो इतना क्रिटिकल नहीं है बायर के लिए। और बायर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है दैन द सप्लायर, सप्लायर से ज़्यादा कंसनट्रेटेड बायर है। और बायर इजीली स्विच कर सकता है सब्स्टिट्यूट के, सब्स्टिट्यूट जो है वो अच्छी, मतलब या तो उसी उससे कम प्राइस में मिल रहा है या तो उस प्राइस में ही सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, पर उसमें फीचर्स जो है वो बढ़िया फीचर्स मिल रहे हैं, तो बायर जो है वो सब्स्टिट्यूट की तरफ भी जा सकता है, इसलिए वो प्रेशर बनाता है सप्लायर के ऊपर। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, अब हम डिस्कस करेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो सप्लायर्स भी कंपनीज़ के ऊपर क्या करते हैं, बार्गेनिंग पावर जो है लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब जो कंपनीज़ है, कोई बिजनेस है, अगर उसको सामान, मतलब कोई भी सामान बनाना है, ठीक है, फिनिश गुड्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली उसको रॉ मटेरियल भी तो कहीं से लेना पड़ेगा। तो जो रॉ मटेरियल लेना है वो किसी सप्लायर से लेगा ना, तो वो सप्लायर अगर कम है, अगर सप्लायर किसी चीज़ के हैं ही एक या दो है मार्केट में, तो ऑब्वियसली वो भी प्रेशर बना के रखेंगे ना सप्लायर की, हमने इतने में ही देना है। ठीक है, उनकी भी चलेगी फिर। फॉर एन एग्जांपल, अगर एयर जो ये अपने एयरवेज इंडस्ट्रीज़ है, जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो अगर उनके सप्लायर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर उनके 2 ही सप्लायर्स हैं जो एयरबस बनाते हैं, जो एरोप्लेन का पूरा जो होता है ढांचा टाइप स्ट्रक्चर जो है, वो अगर 2 ही कंपनीज़ बनाती हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई नया एंट्रेंट आ रहा है या फिर कोई भी वो बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको उन 2 सप्लायर्स के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं बनाकर रखेगा तो सप्लायर जो है वो और है भी नहीं मार्केट में, तो इस केस में सप्लायर की चलेगी ही चलेगी। ठीक है, सप्लायर जो है वो प्रेशर बना सकता है कंपनीज़ के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, भी हम इतने प्राइस में देने देंगे, आपने लेना लो, नहीं लेना उसको पता है इसको लेना तो पड़ेगा ही। तो सप्लायर्स भी जो है वो एक्सरसाइज करते हैं कंपनीज़ के ऊपर बार्गेनिंग पावर। जितनी स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग होगी उतना ही उसका जो है प्रेशर बना सकता है सप्लायर। ठीक है, एंड और अगर सप्लायर्स ही लिमिटेड हैं, जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर एयर इंडस्ट्री में 2 ही सप्लायर्स हैं जो एयरबस बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बार्गेनिंग पावर लगाएंगे अपनी। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर जो सप्लायर की है वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमिन करती है कि जो कंपनी बिजनेस है उसको कितने में रॉ मटेरियल मिलेगा, उसकी कॉस्ट को इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड
अदर इनपुट्स, अगर और भी कोई इनपुट्स वो लगा रहा है इंडस्ट्री में, सप्लायर उसको इम्पैक्ट कर सकता है और इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी इससे बिल्कुल इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, उसकी जितनी कॉस्ट बढ़ेगी, ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, सप्लायर्स जो हैं वो कौन कौन से केसेस में ऐसा अपना बार्गेनिंग पावर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है जबकि उनका प्रोडक्ट क्रूशियल है बायर के लिए, मतलब उसको पता है बायर को ये लेना ही पड़ेगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, एंड सब्स्टिट्यूट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको पता है सप्लायर को कि इसको मेरे से ये रॉ मटेरियल या कोई भी सामान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्विच करेगा इसको सारी मशीन्स चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी स्विच करने में। अभी स्विचिंग कॉस्ट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, स्विचिंग कॉस्ट उसकी लग जाएगी। ठीक है, जो कि ज़्यादा होगी। तो इस केस में सप्लायर जो है वो अपना बार्गेनिंग पावर एक्सरसाइज कर सकता है। थर्ड पॉइंट है जो सप्लायर्स हैं बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है दैन द बायर्स। ठीक है, बायर से ज़्यादा सप्लायर कंसनट्रेटेड है। सो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। तो किसी भी इंडस्ट्री में राइवलरी ऑब्वियसली होती है, जिससे कंपटीशन पैदा होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी जो है, मतलब कितना इंटेंस राइवलरी है, राइवलरी कितनी ज़्यादा गर्म है, मतलब ठीक है, तो उससे क्या सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है, मतलब जितनी ज़्यादा राइवलरी उतनी अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी कम उस इंडस्ट्री में। जितनी ज़्यादा उनमें खुन्नस होगी, जितनी ज़्यादा राइवलरी होगी इस इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली वो उतनी प्राइस वॉर चलेगी उनमें, उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, एक दूसरे को नीचे करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी किसको इम्पैक्ट करती है, कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स। ठीक है, कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, और साथ में फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइवलरी अमंग कंपिटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रोट। अगर कट थ्रोट कंपटीशन है, कौन कौन से केसेस हैं जिनके कारण, कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके कारण जो है कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है इंडस्ट्री में। अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई लीडर नहीं है, इंडस्ट्री लीडर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लीडर होगा तो जो छोटे छोटे हैं मार्केट में बिजनेसेस, वो प्राइस वॉर्स नहीं करेंगे। और अगर इंडस्ट्री लीडर होगा, उनको पता है अगर हम प्राइस वॉर शुरू करेंगे तो ये इंडस्ट्री लीडर के पास तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे से ज़्यादा है, ये तो उस वॉर में जीत जाएगा, कस्टमर सारे खींच के ले जाएगा, तो ऑब्वियसली वो आउट लास्ट करेगा स्मॉल राइवल्स को किसी भी प्राइस वॉर में, तो वो अवॉइड करेंगे प्राइस वॉर करने का। और अगर किसी इंडस्ट्री में कंपटीटर्स ही बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ राइवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में जो ये इंडस्ट्री लीडर है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, और उस केस में ये जो अपना प्राइस वॉर को भी नहीं रोक पाएगा, अगर बहुत ज़्यादा ही कंपटीटर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, राइवल्स जो हैं उनकी फ़िक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करना चाहेंगे कि अगर फ़िक्स्ड कॉस्ट आपको पता है फ़िक्स्ड ही रहती है, तो वो कहेंगे भी और सामान बना लेते हैं, कॉस्ट तो उतनी ही रहनी है, हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होनी नहीं है, तो वो यूटिलाइज़ करेंगे अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो प्राइसेस जो हैं वो कट करेंगे और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है, तो प्राइसेस जो हैं सामान के कम हो जाएंगे। ठीक है, कम प्राइसेस पे सामान बेचेंगे और साथ में सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, प्राइस कटिंग होगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, एग्ज़िट बैरियर्स। अगर किसी भी इंडस्ट्री में एग्ज़िट बैरियर्स हैं, मतलब अगर कोई बिज़नेस छोड़ के जाना चाहता है पर वो उस छोड़ के जाने में कोई बैरियर लगा हुआ है, मतलब फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर कोई एसेट्स हैं, अब मान लो बिज़नेस कर रहा था, उसमें कोई एसेट्स यूज़ किए होंगे ना, तो अब वो एसेट्स हैं ही इतने स्पेशलाइज़ नेचर के कि वो बेचना चाहे तो कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के बिज़नेस में काम आने थे। तो अगर स्पेशलाइज़ नेचर ऑफ़ एसेट्स हैं, तो कोई बायर नहीं है उसको ख़रीदने वाला जब वो बेच के जाएगा, तो ये भी डिस्करेज करता है एग्ज़िट को, एक बैरियर ऑफ़ एंट्री की तरह काम करता है। व्हेन बैरियर ऑफ़ एंट्री और एग्ज़िट बैरियर ऑफ़ एग्ज़िट आर पावरफुल, कंपटीटर्स डिज़ायरिंग एग्ज़िट में रिफ्रेन फ्रॉम लीविंग। तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्री में और डाउनवर्ड प्रेशर बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सभी की
प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फर्म्स कई बार क्या करती हैं, अपने आप को बचाती हैं किससे, प्राइस वॉर से, बाय डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट को ही डिफरेंशिएट कर देती हैं राइवल से, जिससे क्या होता है कि अगर उनका प्रोडक्ट डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली प्राइस वॉर्स नहीं होंगी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी जो प्राइस डिफरेंशिएशन जो है वो है नहीं, अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटीज़ हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी उस केस में कम होगी। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि मेमोरी चिप्स, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं, प्रोसेस्ड मेटल्स और रेल रोड्स, इनमें डिफरेंशिएशन क्या होएगी? नेचुरल रिसोर्सेज तो वही रहने वाले हैं, उसमें क्या डिफरेंशिएशन करके ले जाओगे आप, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है वो राइवलरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लो ग्रोथ। अगर किसी भी इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ है तो उसमें बहुत ज़्यादा राइवलरी होने के चांसेस हैं, बहुत इंटेंस राइवलरी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होती है, स्लो होती है, तो राइवल्स जो हैं वो फाइट करते हैं कि सर्वाइव कर सकें, वो ग्रो कर सकें, अपने एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को वो बनाए रख सकें, तो इंटेंस राइवलरी होती चली जाती है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। लास्ट पॉइंट ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, दैट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर लेटेंट यानी हिडन सोर्स ऑफ कंपटीशन, और ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कंपटीशन का मेजर हिस्सा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो सकता है कम प्राइस पे मिल रहे हों, या फिर उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दे रहे हैं दैन द नॉर्मल प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली ये सडन चेंज ला सकते हैं, ड्रास्टिकली इम्पैक्ट कर सकते हैं कम्पिटिटिव करेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री को। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट के आने से प्राइसेस को लिमिट कर दिया जाता है, मतलब प्राइसेस जो है उनके ऊपर लिमिट आ जाती है, फिर उनको भी नॉर्मल प्रोडक्ट का भी प्राइस उनको सब्स्टिट्यूट के हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट भी कम हो जाते हैं, प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट बढ़ता है। अ फाइनल फोर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट्स बहुत रेडिली अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। तो फर्म्स जो हैं उनको सर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं या फिर नियरली द सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं दैन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एज देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, बैंक्स, डिपॉजिट्स, ये किसके क्लियर सब्स्टिट्यूट्स हैं? कॉमन स्टॉक्स, क्योंकि दोनों में पैसा ही इन्वेस्ट करना है, चाहे इधर कर दो या उधर कर दो, तो ये सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो 5 फोर्सेस हैं साथ में मिलकर डिटरमिन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी।